एक मंत्री का बेटा मनु कॉलेज के बाद अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। केस की जांच जब ईमानदार अधिकारी रुद्रा को सौंपी जाती है तो एक बहुत चौंका देने वाला रहस्य सामने आता है। मनु आखिरी बार एक बीएमटीसी बस में देखा गया था, लेकिन 25 साल पहले एक भीषण हादसा होने की वजह से वो बस हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि वो बस 25 साल बाद वापस कैसे आई और क्यों कुछ लोग रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये सब कुछ एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की आत्माएं कर रही है। तो क्या सच में इसके पीछे कोई अलौकिक आत्मा है या फिर ये कुछ और ही खौफनाक खेल है? इसका जवाब छुपा है एक मुखौटे के पीछे और 25 साल पहले हुए उस बस एक्सीडेंट में, जिसका राज पता चलने पर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है रुद्रा गरुड़ा पुराणा, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, सैयारा और नरसिम्हा में से आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम किसी को रिचुअल के साथ काला जादू करता हुआ देखते हैं। रात को यहाँ रास्ते पर दो लोग बाइक चलाते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो ब्लैक मैजिक करने वाला एक वुडू डॉल लेकर उस पर पिन चुभा देता है और यहाँ इस तरफ गाड़ी चलाने वालों का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों बहुत ही भयानक तरीके से जख्मी हो जाते हैं और तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और अगले ही पल आग लगने की वजह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत देर से तेजी से बारिश चल रही थी। इतने में हम देखते हैं ये स्कूल छूटने ही वाला था और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं, लेकिन इतने में ही स्कूल की इमारत गिर जाती है। ये घटना अचानक ही होने की वजह से किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलता और स्कूल की बिल्डिंग गिरने की वजह से कुछ बच्चों की उसमें मौत हो जाती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बच्ची भी इस हादसे में मर गई थी और अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर वो आदमी फुट फुट कर रो रहा होता है। अब उसके थोड़ी देर बाद तुरंत ही मीडिया वाले यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनसे हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग को बने हुए सिर्फ 5 साल ही हुए थे और इतने सालों में ये बिल्डिंग ढह गई। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए कितने लो मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा। इस तरह से घटिया काम करके ठेकेदार और पॉलिटिशियन अपनी जेबें भरते हैं और उनकी लालच की वजह से बेगुनाह लोग ऐसे मारे जाते हैं। तो अब पुलिस भी वहां पर पहुंचकर सभी लाशों को निकालने में जुट जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। वहां से सीन शिफ्ट होता है कोर्ट की तरफ। यहाँ पर गुटका रमेश नाम का एक गुनहगार वकील का ड्रेस पहनकर कोर्ट के अंदर जा रहा होता है। वो छुपकर अंदर जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो गुनहगार होने के बाद भी उसे बेल मिल जाएगी। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो की, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रुद्रा की। वो अपनी टीम के साथ गुटका रमेश को कोर्ट के अंदर पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है। तुरंत ही उसे अपनी गाड़ी में डालकर कहीं ले जाने लगता है। तो वहां पर छुपकर कुछ लोग ये सब कुछ देख लेते हैं और तुरंत ही मिनिस्टर हीरालाल को कॉल करके ये सब बता देते हैं। अब उसके बाद मिनिस्टर हीरालाल तुरंत ही एसीपी नारायण को कॉल करता है। उसे कहता है कि वो गुटका रमेश मेरा राइट हैंड है, उसे तुम्हारे लोगों ने पकड़ लिया है, इसलिए उसे जल्दी से जिंदा मेरे घर पर छोड़ दो, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो अब यहाँ पर एसीपी उसे कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद एसीपी रुद्रा को कॉल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर रुद्रा जानबूझकर एसीपी का कॉल नहीं उठा था। अब रास्ते में ये लोग एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी वहां पर गुटका रमेश के कुछ आदमी उसे बचाने के लिए आते हैं और अचानक ही पुलिस पर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर रुद्रा उन सभी लोगों की बहुत ही अच्छी तरीके से धुलाई कर देता है। फिर वो गुटका रमेश को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और यहाँ पर उससे पूछता है कि 10 साल के बच्चे के साथ आरएपी करने में तुम्हें जरा से भी शर्म या फिर डर नहीं लगा? तो गुटका रमेश कहता है कि इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तो फ्रेश माल चाहिए। और देखो, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। लेकिन रुद्रा कहता है कि जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था तो तब से मैं इन घटिया लोगों से नहीं डरता, चाहे तुम्हारे पीछे कितने भी बड़े लोग हो, मैं गुनहगार को सजा देकर ही रहता हूँ। तो अब गुटका रमेश वहां से भागने लगता है तो रुद्रा उसे शूट करके मार देता है। अब अचानक एक ऐसे अपराधी का एनकाउंटर करने की वजह से रुद्रा के ऊपर कमेटी बिठाई जाती है। कमेटी के लोग रुद्रा से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम्हें उस आदमी का एनकाउंटर करने की परमिशन किसने दी? उसके ऊपर जो भी इल्जाम था वो कोर्ट में साबित होने के बाद उसे सजा मिल जाती, तो तुम्हें उसे सजा देने की क्या जरूरत थी? तो रुद्रा कहता है कि सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन किसी भी लड़की के साथ गलत काम करने वाले आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। बड़े बड़े लोग इस केस में शामिल है और कोर्ट में भी पेश करने के बाद वो आदमी आराम से छूट जाता। अगर ये हादसा आपकी बच्ची के साथ हुआ होता तब आपको समझ में आता। लेकिन अब यहाँ पर कमेटी मेंबर उसकी कोई भी बात ना सुनते हुए उसके सीनियर ऑफिसर एसीपी को भी डांट लगाते हैं और रुद्रा का ट्रांसफर बेंगलुरु से मैसूर में कर दिया जाता है, और वो भी बैंकिंग अकाउंट के डिपार्टमेंट में, यानी कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन का कुछ ज्यादा काम नहीं रहता। अब उसके बाद रुद्रा मैसूर पहुंचता है और वहां पर आकर उसे 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन कोई भी केस सॉल्व करने के लिए ना होने की वजह से वो यहाँ पर उब गया था।
अब इसी दौरान रुद्रा की कांस्टेबल गोविंदा के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। गोविंदा उसे कहता है कि सर, आपकी शादी की उम्र हो चली है, आपको अब कोई ना कोई लड़की देखनी चाहिए। कहूँ तो मेरे पहचान में एक लड़की है, अगर आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं। तो अब रुद्रा ठीक है ऐसा कहता है और ये लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं। अब उस कैफे में दिव्या के साथ एक छोटी बच्ची भी आती है। अब यहाँ पर रुद्रा तो दिव्या की खूबसूरती देखकर पहली नजर में उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर वो छोटी बच्ची दिव्या को माँ कहकर पुकारती है। तो इन लोगों को लगता है कि दिव्या की ये सेकंड मैरिज है और ये उसकी बेटी है। तो रुद्रा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करूंगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब दिव्या कहती है कि अरे रुकिए रुकिए, ये मेरी बेटी नहीं है, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मेरी बहन की बेटी है जो मुझे मासी की जगह माँ कहती है। अब ये बात सुनकर रुद्रा तो खुश हो जाता है और उसे सॉरी भी कहता है। अब इतने में ही वो बच्ची वॉशरूम जाने की जिद करती है, तो दिव्या उसे ले जाती है। और इसी दौरान यहाँ पर रुद्रा को एसीपी का कॉल आता है, इसलिए उसे तुरंत ही वहां से जाना पड़ता है। अब दिव्या बाहर आकर देखती है तो रुद्रा वहां पर नहीं था। वो तो उससे मिले बिना ही वहां से जा चुका था और उसने बिल भी पे नहीं किया था, इसलिए दिव्या थोड़ा सा उसके ऊपर नाराज हो जाती है। खैर, अब यहाँ दूसरी तरफ हम एमएलए शेट्टी को देखते हैं। वो अपने घर पर आता है, लेकिन तभी मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं। पूछते हैं कि आपके पार्टी में कुछ बहस चल रही है और वो भी आपकी वजह से। आपको 50 से भी ज्यादा एमएलए का सपोर्ट है, इसलिए आप मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्या ये बात सही है? तो एमएलए शेट्टी कहता है कि मुझे बहुत सारे एमएलए का सपोर्ट है और आगे क्या होगा ये बस आप देखते जाइए। ऐसा कहकर मीडिया को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। फिर वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए बैठता है। तभी हम उसके बेटे मनु को देखते हैं और शेट्टी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उसे घूमने फिरने के लिए बाहर के देशों में और कहीं पर भी जाने की परमिशन दे देता है। अब उसके बाद हम रात को एक खतरनाक मुखौटा पहने हुए किसी इंसान को देखते हैं जो फिर से कुछ काला जादू कर रहा होता है। अब यहाँ एमएलए शेट्टी के घर पर कांच तोड़कर कुछ आकर गिरता है। शेट्टी तुरंत ही बाहर आकर देखता है तो वहां पर एक कागज का टुकड़ा था जिसके ऊपर संस्कृत के कुछ लिखा था। फिर वो तुरंत ही अपने वॉचमैन को यहाँ पर बुलाता है और घर के आसपास छानबीन करता है, लेकिन उन लोगों को वहां पर कुछ नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे वार्निंग दी थी। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम दिव्या को देखते हैं जो बिना हेलमेट पहने गाड़ी लेकर कहीं जा रही होती है। तभी वहां पर उसे ट्रैफिक पुलिस रोक लेते हैं, लेकिन तभी उसी रास्ते से रुद्रा भी गुजर रहा होता है तो वो दिव्या को देखकर उसे फाइन से बचा लेता है। फिर वहां से वो लोग कॉफी पीने के लिए जाते हैं। यहाँ एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं। रुद्रा पिछली मुलाकात में जो हुआ उसके लिए सॉरी भी कहता है और अब ये दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि पहले वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे और उसके बाद रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। घूमना फिरना, प्यार भरी बातें, ये सब कुछ शुरू हो जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है। फिर क्या था, लगे हाथ वो दोनों एंगेजमेंट भी कर लेते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एसीपी कुलकर ने रुद्रा को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे एक शॉकिंग बात बताता है कि एमएलए शेट्टी का बेटा मनु कहीं लापता हो गया है। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसे सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। मुझे पता है तुम एक होशियार और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर हो। रुद्रा कहता है कि सर, आपने मुझे इतना काबिल समझा इसलिए थैंक यू। लेकिन आगे एसीपी कहता है कि लेकिन इस केस को अनऑफिशियली हैंडल करना होगा। अब पहले तो रुद्रा को यह बात अजीब लगती है और वो पूछता है कि इसे हम ऑफिशियली क्यों नहीं हैंडल कर सकते। एसीपी बताता है कि ये एक पॉलिटिशियन का केस है, जब ये खबर बाहर किसी को पता चलेगी तो मीडिया वाले बहुत हंगामा करेंगे। अपोजिशन पार्टी के भी लोग कुछ न कुछ बवाल करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें चुपचाप एमएलए के बेटे को ढूंढना होगा। बस कैसे भी करके तुम उस लड़के को ढूंढ लाओ, फिर मैं तुम्हारे ऊपर जो भी केस लगे हैं उन्हें हटाकर तुम्हें प्रमोशन दिला दूंगा। तो ठीक है, ऐसा कहकर रुद्रा सीधा शेट्टी से मिलने के लिए जाता है। अब शेट्टी उसे बताता है कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ लापता हो गया, अगर उसे किसी ने किडनैप किया होता तो अभी तक उनका फोन भी आ जाता, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है। वैसे पॉलिटिशियन होने की वजह से मेरे कई सारे दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द मेरे बेटे को ढूंढना होगा। उसके बाद रुद्रा शेट्टी की पत्नी से बात करता है। वो बताती है कि गुरुवार की सुबह कॉलेज जाते वक्त मेरा बेटा कार लेकर गया था, लेकिन शाम तक वो वापस ही नहीं आया। हमने उसे कितना कॉल किया लेकिन उसका फोन बंद ही आ रहा है। उसके बाद रुद्रा मनु की कॉलेज जाकर पूछताछ करता है। प्रिंसिपल से उसे पता चलता है कि मनु स्कूल में नहीं बल्कि बाहर ज्यादा घूमता था, क्लासेस बंक करता था। रमेश और सुरेश नाम के उसके दो बेस्ट फ्रेंड है, शायद उनसे आपको कुछ पता चल सके। तो रुद्रा तुरंत ही उन दोनों लड़कों से मिलकर मनु के बारे में पूछताछ करता है। अब ये दोनों लड़के घबराते हुए बताते हैं कि सर, कुछ दिन पहले स्पोर्ट एक्टिविटी के दौरान महारानी कॉलेज की एक लड़की मनु को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। उस लड़की का नाम है काव्या। मनु उस लड़की से दोस्ती करने के लिए गया था, तो तब उस लड़की का राजेश नाम के एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ। वो लड़का उसे हमेशा परेशान करता था, तो तब वहां पर मनु ने काव्या को बचाया और फिर उन दोनों की दोस्ती हो गई। उसके बाद एक दिन हम सुबह एक जगह पर मिलने वाले थे, लेकिन उस जगह पर एक बस आई और मनु उस बस में चढ़कर काव्या के साथ कहीं चला गया।
हम उस बस में चढ़ नहीं पाए क्योंकि हम वहां पर लेट से पहुंच गए थे और तब तक वो बस निकल गई थी। उस बस पर कुछ बीएमटी से ऐसा कुछ लिखा था और उसके बाद से हमने मनु को कहीं नहीं देखा। उसके साथ क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। अब ठीक है, ऐसा कहकर रुद्रा उन दोनों को जाने देता है। उसके बाद कांस्टेबल गोविंद से कहता है कि तुम उस बस के डिपो में जाकर उस बस के बारे में पता करो। मैं उस महारानी कॉलेज में जाकर काव्या के बारे में पता करता हूँ। अब यहाँ महारानी कॉलेज में जाने के बाद रुद्रा को पता चलता है कि काव्या या फिर दिव्या नाम की एक भी लड़की फिलहाल उनके कॉलेज में नहीं पढ़ती। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस इन तीनों के रजिस्ट्रेशन में देखने पर उसे काव्या का नाम कहीं पर भी नहीं मिलता। तो ये देखकर रुद्रा तो शॉक रह जाता है, सोचने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। यहाँ गोविंद भी डिपो में जाकर उस बस के बारे में पूछताछ करता है तो उससे भी एक शॉकिंग बात पता चलती है। वो रुद्रा को कॉल करके बताता है कि सर, सुबह 10 बजे जाने वाली बीएमटीसी नाम की कोई भी बस फिलहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसी बस 25 साल पहले ही बंद हो चुकी है। अब उसके बाद रुद्रा काव्या का जिस लड़के राजेश के साथ झगड़ा हुआ था उसे ढूंढने के लिए जाता है। तो उस इलाके के गुंडे से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि वो राजेश नाम का लड़का 2 साल पहले ही किसी एक्सीडेंट में मारा जा चुका है। तो फिर वो काव्या के साथ झगड़ा कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था ये रुद्रा को कुछ समझ नहीं आता। रुद्रा फिर से उन मनु के दोनों दोस्तों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। कहता है कि हमने तुम्हारी सारी बातें वेरीफाई की लेकिन तुम्हारी एक भी बात में सच्चाई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन वो दोनों लड़के कहते हैं कि सर, हमने सब कुछ सच बताया है, हम पर विश्वास कीजिए, हमने कोई भी झूठ नहीं कहा है। तो रुद्रा कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और उस रास्ते की सीसीटीवी फुटेज निकालकर चेक करते हैं, उसके बाद तुम्हें देखेंगे। अगर तुम्हारी बातें दोबारा से झूठी निकली तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार मार कर पिछवाड़ा सुझा दूंगा। इस बात से वो दोनों लड़के डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वहां पर जोशी नाम का एक रिपोर्टर आता है और वो रुद्रा को बताने लगता है कि ये 3 लोग हैं। ये पहला आदमी शेट्टी का इलीगल बिजनेस संभालता है। ये दूसरा आदमी एमएलए शेट्टी का राइट हैंड है जो हमेशा उसकी मदद करता है। लेकिन कुछ दिन पहले रात को एक एक्सीडेंट में उसके साथ उसके साथी की मौत हो गई। और ये जो तीसरा आदमी है वो शेट्टी का दुश्मन है, यानी कि अपोजिट पार्टी का नेता। शेट्टी का बेटा गायब होने पर उसने इस आदमी को धमकी भरा कॉल किया था और पूछा था कि क्या उसने शेट्टी के बेटे को गायब किया है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वो एक मर्द है, वो ऐसे किसी के भी पीठ पीछे वार नहीं करता। अगर उसे शेट्टी से बदला लेना ही होता तो वह आगे से वार करता। यानी कि शेट्टी के बेटे मनु के गायब होने के पीछे उस आदमी का तो हाथ नहीं है। अब उसके बाद रुद्रा जोशी से पूछता है कि इसके अलावा शेट्टी को कोई और भी दुश्मन है क्या। तो रिपोर्टर बताता है कि एक दुश्मन था लेकिन अब वो जेल में है। लेकिन हाँ, 2 साल पहले एक घटना हुई थी जहाँ पर एक मीटिंग में सुभाष माथुर नाम के एक आदमी ने बहुत सारे लोगों के सामने एमएलए को चप्पल फेंक कर मारा था। सुभाष पहले पॉलिटिशियन पार्टी में ही काम करता था लेकिन फिलहाल वो अपने गांव में खेती करता है। अब सुभाष और शेट्टी के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था ये बात पता करने के लिए रुद्रा तुरंत ही सुभाष के गांव पहुंच जाता है। वो उसे मिलता है तो सुभाष अपने खेत में काम कर रहा था। तो रुद्रा उसे कहता है कि शेट्टी का बेटा मनु कहीं लापता हो गया है, वैसे आप दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों हुई। तो सुभाष जो कुछ भी हुआ वो सब बताने लगता है। ये कुछ साल पहले की बात है। एमएलए शेट्टी ने मिल के फैक्ट्री के मजदूरों को धोखा देकर कंपनी में 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं इस बात से सहमत नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू किए। उन लोगों ने जो भी पैसे की हेराफेरी की थी मैंने उसके सारे सबूतों की एक फाइल बनाकर अपने पास रखी थी ताकि शेट्टी के खिलाफ मैं कोर्ट में केस कर सकूं। लेकिन ये बात जब शेट्टी को पता चली तो उसने अपने आदमियों के साथ मिलकर मुझे रिश्वतखोर के आरोप में गिरफ्तार करवाया। और वो जो सबूतों की फाइल मैंने तैयार की थी उसे ढूंढने के लिए उसने मेरे ऑफिस को उथल पुथल कर दिया। लेकिन जब वो फाइल उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने मेरे ऑफिस को ही जला दिया। कुछ महीने बाद जब मैं जेल से छूटा तब मुझे शेट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। लेकिन एक दिन जब वो इलेक्शन का भाषण देने के लिए लोगों के बीच में खड़ा हुआ तो तभी मैंने गुस्से में आकर चप्पल फेंक कर उसे मारा था और उसका विरोध किया था। उसके बाद मैं फिर से ऑफिस में ज्वाइन नहीं हुआ और यहाँ पर गांव में आकर अपनी खेती करने लगा। अब सुभाष की ईमानदारी की बातें सुनकर रुद्रा को उसके ऊपर जो शक था वो दूर हो जाता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। यानी कि अब तक इन लोगों को इस केस के रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं मिला था। तब यहाँ पर रुद्रा को गोविंदा का कॉल आता है और वो तुरंत ही डेपो में पहुंचता है। तब यहाँ पर रिटायर हुआ सुधीर नाम का एक आदमी रुद्रा को बताने लगता है कि सर, आप जिस बस के बारे में पूछताछ कर रहे हो वो बस तो 25 साल पहले उस रास्ते से जाया करती थी। लेकिन बहुत बड़ा हादसा होने की वजह से उस बस को बंद कर दिया गया। श्याम नाम का एक मैकेनिक है, उस घटना से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। शायद उससे मिलने पर आपको कुछ और जानकारी मिले। यहाँ इस तरफ हम शेट्टी को देखते हैं। वो उस कागज को लेकर पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी वो संस्कृत पढ़कर बताते हैं कि ये तो गरुड़ पुराण के श्लोक है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति दूसरों का धन धोखे से चुराता है और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीता है उसे नरक में बहुत ही खतरनाक मौत दी जाती है। लेकिन वो दर्द तुम्हें नरक में नहीं बल्कि इससे जन्म में भोगना पड़ेगा, ऐसा उस पेपर में लिखा होता है। अब ये बात सुनने के बाद शेट्टी तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। या इस तरफ रुद्रा श्याम नाम के उस मैकेनिक से मिलकर 25 साल पहले क्या घटना हुई थी उसके बारे में पूछने लगता है। अब श्याम दुखी होते हुए 25 साल पहले क्या हुआ था वो बताने लगता है।
वो बताता है कि वो उस स्टेशन पर एक मैकेनिक का काम करता था। वहाँ वेंकटेश नाम का एक मेरा दोस्त था। हम दोनों बहुत ही अच्छी बातें करते थे, एक दूसरे के घर पर त्योहार मनाने के लिए जाते थे। और वेंकटेश वहाँ का एक ड्राइवर था। और वहाँ के सारे बसेस को प्रकाश, मनिया, संग्राम और मुनिराज नाम के लोग संभालते थे। लेकिन उन लोगों ने इलीगल तरीके से धंधा शुरू करके वहाँ पर लाखों रुपए कमाए। वो लोग बहुत पुराने बसेस को थोड़ा बहुत ठीक करके डेपो में काम पर लगा देते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल के बच्चों की 4 दिन की ट्रिप जाने वाली थी और स्कूल के लोगों ने यहाँ की बस बुक की थी। तो प्रकाश और संग्राम वेंकटेश को बस ले जाकर ट्रिप करके आने के लिए कहते हैं। लेकिन वेंकटेश कहता है कि सर, शहर में ही मैं इस बस को जैसे तैसे संभालता हूँ। पहले से मुझे इसे चलाने में दिक्कत होती है। इसके ब्रेक और बाकी के पार्ट्स कुछ ठीक नहीं है और ऐसे में इतने सारे बच्चों को ट्रिप पर ले जाना बहुत ही रिस्की होगा। लेकिन यहाँ पर प्रकाश और संग्राम उसकी कोई भी बात नहीं मानते। इस ट्रिप के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे और वो लोग इस बस की मरम्मत करने के लिए भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। वो लोग वेंकटेश को इसी बस को ले जाने का ऑर्डर दे देते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं बच्चे बहुत ही खुशी के साथ ट्रिप पर जाने के लिए उस बस में चढ़ते हैं और ना चाहते हुए भी वेंकटेश को बच्चों को उस बस में बिठाकर ले जाना पड़ता है। अब सभी बच्चे मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब रात होने पर अचानक से उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं। वेंकटेश उस बस को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनका भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से बस खाई में गिर जाती है और सभी लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ उन 4 लोगों की वजह से हुआ था, उस प्रकाश और संग्राम की वजह से। चंद पैसों के लालच की वजह से इतने सारे बच्चों की मौत हो गई। उस वक्त ये खबर अखबार में भी आई थी। और दोस्तों, उसी बस में वो काव्या नाम की लड़की भी थी और वो काव्या इसी श्याम नाम के मैकेनिक की बेटी थी। और इसी हादसे में अपनी बेटी को खोकर श्याम बहुत ज्यादा दुखी था। वो उस हादसे को भूल नहीं पाया था। लेकिन वो चारों दरिंदे लोग इतने पर ही नहीं रुकते। ये सारा इल्जाम उन पर ना आए, इसलिए उन्होंने वेंकटेश पर सारा इल्जाम डाल दिया। उन मरे हुए लोगों के पेरेंट्स को और मीडिया वालों को बताया कि वो वेंकटेश ही शराब पीकर गाड़ी चला रहा होगा, इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ पर किसी तरह से उन लोगों ने इंश्योरेंस के पैसे भी लूटे। अब दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे उस एक्सीडेंट में मारे गए थे, उन लोगों ने गुस्से में आकर बेचारे वेंकटेश के घर को आग लगा दी, जिसमें कि बेवजह ही वेंकटेश के बीबी बच्चे मारे गए। अब रुद्रा यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या आपके पास उनका कोई फोटो है। अब शाम बहुत ज्यादा ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ 3 लोगों का ही फोटो मिलता है। लेकिन यहाँ पर शाम एक और बात बताता है कि 2 साल पहले उसे पता चला था कि अब ये चारों लोग अपना नाम बदलकर, भेष बदलकर रह रहे हैं, कुछ शिपिंग वगैरह का बिजनेस करते हैं और उनका लीडर मुनिराज है। मैंने सुना है कि वो लोग चिकमंगलुरु के पास अपना बिजनेस कर रहे हैं और उन चारों में से एक मनिया नाम के आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वहाँ के लोगों का कहना है कि बस में जिन लोगों की मौत हुई थी, उन्हीं लोगों की आत्माओं ने उसे मारा होगा। तब यहाँ इस तरफ हम एमएलए शेट्टी को देखते हैं, जो रात में घबरा कर उठ जाता है और उसे अपने घर में उस काव्य की आत्मा दिखाई देती है। अब उसके अगले दिन रुद्रा उसे चिकमंगलुरु एरिया में पहुंचता है। उसे पता चलता है कि प्रकाश यहाँ पर अपना नाम बदलकर रामन नाम से रह रहा है। वो उसका एड्रेस पता करके उस जगह पर पहुंचता है। लेकिन रुद्रा के वहां पर पहुंचने से पहले ही उस प्रकाश को किसी ने मार दिया था, यानी कि उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद वो उस शिपिंग बिजनेस वाले एरिया में जाता है। वहां पर जाकर पूछताछ करने पर उसे एक आदमी के ऊपर शक होता है। उस आदमी को थोड़ा मारने पीटने पर उसे संग्राम के बारे में पता चलता है, जो फिलहाल यहाँ का शिपिंग बिजनेस संभाल रहा है। अब रुद्रा और उसके लोग संग्राम को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान कुछ दूसरे बंदे आते हैं और अचानक ही संग्राम को मारकर वहां से चले जाते हैं, यानी कि कोई है जो रुद्रा के हाथ सबूत नहीं लगने देना चाहता। अब उसके बाद रुद्रा 25 साल पहले ये एक्सीडेंट जिस इलाके में हुआ था, उसे सकलापुर नाम के गांव के इलाके में जाता है। वहां के एरिया के पुलिस स्टेशन से वो इस एक्सीडेंट की पूरी फाइल निकालता है। तो उस वक्त मारे गए बच्चों की फोटो अखबार में आई थी और भी उसे कुछ पेपर्स वगैरह ऐसे सबूत मिल जाते हैं। अब 25 साल पहले ये केस जो ऑफिसर हैंडल कर रहा था, रुद्रा उससे मिलने के लिए जाता है। रुद्रा उससे पूछता है कि इस हादसे में उन 4 लोगों के ऊपर शक था, तो आपने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं, और इस फाइल में उस चौथे आदमी मुनराज की फोटो क्यों नहीं है। अब वो ऑफिसर घबराते हुए बताता है कि फिलहाल मुझे रिटायर हुए 10 साल हो चुके हैं, इसलिए मुझे उस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों, यहाँ दूसरी तरफ हम एसीपी नारायण को देखते हैं, जो दूसरे पॉलिटिशियन अप्पा से मिलने के लिए जाता है। अप्पा यहाँ पर उसे बताता है कि उस एमएलए शेट्टी के ऊपर नजर रखना, उसका बेटा मनु कहीं गायब हो चुका है। अब ये बात एसीपी नारायण को पता नहीं थी। वो अपने सोर्सेस से कॉल करके पता करता है तो ये बात सच होती है। फिर वो अपने आदित्य नाम के इंस्पेक्टर को बुलाकर उसे इस केस की चुपचाप तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और रुद्रा पर भी नजर रखने के लिए कहता है। यहाँ रुद्रा शेट्टी से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि क्या आप किसी मुनिराज को जानते हैं। तो शेट्टी कहता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। तो रुद्रा ठीक ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन अब यहाँ रात को शेट्टी को उस मास्क पहने हुए आदमी का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताता है कि अब तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारे बेटे को मिलेगी। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की मौतें हुई है। आगे आने वाली अमावस्या को मैं तुम्हारे बेटे की बलि चढ़ाकर उन सभी आत्माओं को मुक्त कर दूंगा।
अब ये बात सुनकर शेट्टी घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगा। लेकिन तभी वो फोन कट हो जाता है। अब अगले दिन रुद्रा एसीपी कुलकर्णी से मिलने के लिए जाता है। उसे बताता है कि मुझे मुनिराज नाम का एक आदमी सस्पेक्ट के तौर पर मिला है, लेकिन हमें एक और शॉकिंग बात ये भी पता चली है कि इस केस से कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं भी जुड़ी हुई है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसमें कुछ आत्माओं का हाथ है, लेकिन फिलहाल मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो एसीपी उसे कहता है कि तुम ये बेतुकी की बातें छोड़ दो और किसी भी हालत में उस शेट्टी के बेटे को ढूंढ लो। अब उसके अगले दिन प्रिया नाम की रिपोर्टर ऑफिसर आदित्य के पास जाकर मिलती है। उसे बताती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंस्पेक्टर रुद्रा ने एमएलए शेट्टी से बहुत ज्यादा पैसे लिए हैं और एमएलए का बेटा लापता हुआ है। इस केस को वो अनऑफिशियली चुपके से हैंडल कर रहा है। मुझे तो उस रुद्रा पर ही शक है, आप थोड़ा उसके ऊपर नजर रखना। तो ये बात सुनने के बाद ऑफिसर आदित्य रुद्रा की गर्लफ्रेंड दिव्या से मिलने के लिए जाता है। उसे कहता है कि तुम जिस रुद्रा से शादी करने वाली हो उसके बारे में तुम्हें पता ही क्या है। उसने तो अभी तक तुम्हें उसकी फैमिली से भी नहीं मिलवाया है, वो एक गलत आदमी है, उसे छोड़ दो। लेकिन दिव्या कहती है कि मुझे पता है रुद्रा एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हो। लेकिन अब आदित्य के जाने के बाद दिव्या के मन में भी डाउट आ चुका था कि अभी तक रुद्रा ने उसे उसकी फैमिली से क्यों नहीं मिलवाया। तो उसके अगले दिन दिव्या रुद्रा से मिलने के लिए जाती है और उसकी फैमिली से मिलने की बात करती है। रुद्रा कहता है कि ठीक है, अगले हफ्ते मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा दूंगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एसीपी नारायण और एसीपी कुलकर्णी के बीच में बहस हो जाती है। वो दोनों ही अनऑफिशियल तरीके से इस शेट्टी के केस को हैंडल कर रहे थे। उनकी ये बात हायर अथॉरिटी को पता चल जाती है और इन दोनों के झगड़े की वजह से ये केस अटक गया था। अब हायर अथॉरिटी इस केस की पूरी जिम्मेदारी रुद्रा और एसीपी नारायण को दे देते हैं। फिर रुद्रा उस बस एक्सीडेंट के बारे में और भी छानबीन करने लगता है और वो बस का एक्सीडेंट जिस मुनिराज की वजह से हुआ था उसके बारे में भी पता करने की कोशिश करता है। यहाँ इस तरफ उस मैकेनिक शाम की भी बहुत ज्यादा ढूंढने पर उसे मुनिराज की फोटो मिल जाती है और रुद्रा वो फोटो लेकर ये इन्फॉर्मेशन एसीपी नारायण को बताने के लिए जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। उस फोटो से पता चलता है कि दरअसल वो मुनिराज और कोई नहीं है बल्कि एमएलए शेट्टी होता है। 15 साल पहले वो गुजरात में जाकर छुप गया था। वहाँ पर रहकर उसने बहुत सारे पैसे कमाए और यहाँ फिर से वो मैसूर में आ गया। अपने पैसे और लोगों के दम पर वो पॉलिटिकल पार्टी में घुस गया और उसके बाद पोजीशन हासिल करते हुए एमएलए बन गया। अब ये बात सुनकर एसीपी नारायण भी शॉक रह जाता है। यहाँ इस तरफ हम शेट्टी को देखते हैं। उसे वो मास्क पहना हुआ आदमी कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे बताए हुए एड्रेस पर अकेले ही आना होगा। तुमने जो भी गलत काम किया है उसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तो अपने बेटे की खातिर एमएलए शेट्टी अकेला ही अपनी कार लेकर वहां से निकलता है। उसके थोड़ी देर बाद में रुद्रा जब शेट्टी के घर पर पहुंचता है तो वहां पर शेट्टी नहीं था, उसकी पत्नी थी जो रुद्रा को उस संस्कृत पेपर के बारे में बताती है। तो रुद्रा यहाँ पर अपने बाबा जी को कॉल करके उस पेपर के बारे में पूछता है, यानी कि गरुड़ पुराण में लिखे हुए उस श्लोक के बारे में। मतलब कि जो लोगों के साथ अत्याचार करके उन्हें लूट कर खुद खुशी से रहता है, उस आदमी की अमावस्या पर बलि देने पर जो भी लोग उसकी वजह से मारे गए हैं वो मुक्त हो जाते हैं। अब ये सारी बात रुद्रा को पता चल जाती है। यहाँ इस तरफ सकलापुर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि एमएलए शेट्टी का बेटा मनु बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। जब ये बात रुद्रा को पता चलती है तो वो तुरंत ही उस थाने पहुंच जाता है। उस लड़के मनु को डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाकर उसे एमएलए के घर पर छोड़ देता है। लेकिन अब तक एमएलए शेट्टी कहाँ गया था ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि एक पहाड़ी वाले इलाके में बहुत ही जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और दोस्तों उसी एक्सीडेंट में शेट्टी की मौत हुई थी। अब ये खबर पता चलने पर रुद्रा तुरंत ही उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। तो आसपास पूछताछ करने पर उस रास्ते पर चाय की दुकान चलाने वाला एक आदमी बताता है कि मैंने पहले इस कार को आगे जाते हुए देखा था। उसके बाद एक बस इसी रास्ते से चली गई और उसमें बहुत सारे बच्चे और एक ड्राइवर बैठा था। रुद्रा उस आदमी को उन लोगों की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये लोग वही थे। तो वो कहता है कि हाँ ये वही लोग थे। अब दोस्तों रुद्रा को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मतलब कि उस बस में मौजूद आत्माओं ने ही एमएलए का एक्सीडेंट करवा दिया था, क्योंकि 25 साल पहले एमएलए शेट्टी मनीराजू नाम से वो बस से चलाता था और उसकी लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। अब उसके बाद हम पुलिस ऑफिसर की प्रेस मीटिंग देखते हैं। एसीपी नारायण बताता है कि पहाड़ी इलाके में एक्सीडेंट होने की वजह से एमएलए शेट्टी की मौत हो गई, लेकिन अभी तक उसकी लाश हमें नहीं मिली है। हमारी टीम उसकी जांच कर रही है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद हम रुद्रा को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या को अनाथ आश्रम लेकर आता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं एक अनाथ हूँ और ये सभी लोग मेरी फैमिली है, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ। और तभी हम यहाँ पर उस अनाथ आश्रम में रुद्रा के दोस्तों को भी देखते हैं। रुद्रा के ये दोस्त इसी अनाथ आश्रम में पले बड़े थे और रुद्रा और वो दोस्त मिलकर ये अनाथ आश्रम चला रहे थे। अब ये सब कुछ देखकर दिव्या को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अब उसके बाद हम रुद्रा को देखते हैं और यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल कल की रात को ऐसा हुआ था कि एमएलए शेट्टी जब उस लोकेशन पर पहुंचा तो वो मुखौटा पहना हुआ आदमी और कोई नहीं है बल्कि रुद्रा होता है। रुद्रा उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे सभी पापों की सजा तुम्हें दिलाऊंगा।
तुम्हारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो स्कूल बनवाया था वो 5 साल में ही गिर गया। वो स्कूल गिरने की वजह से बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई। तुम जो इलीगल तरीके से बस चलाने का काम करते थे, 25 साल पहले उस बस एक्सीडेंट में बहुत सारे बच्चों की और लोगों की मौत हो गई। उस बस का ड्राइवर जो वेंकटेश था वो और कोई नहीं बल्कि रुद्रा का पिता होता है। और दरअसल दोस्तों, रुद्रा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए और उन सभी बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब कुछ प्लान बनाया था। अब यहाँ पर रुद्रा एमएलए को मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एमएलए के आदमी आ जाते हैं। लेकिन रुद्रा एक हथियार से उन सभी लोगों को एक एक करके जान से मार देता है। फिर रुद्रा एमएलए को एक ऐसा इंजेक्शन देता है जिसकी वजह से उसे जीते जी नर्क की यातना होती है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और आखिरकार वो मर जाता है। उसके बाद वो एमएलए शेट्टी को उसके कार में डालकर उस बस का एक्सीडेंट जहाँ पर हुआ था उसी खाई से ढकेल देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि एमएलए की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बस में जिस काव्या नाम की लड़की की मौत हुई थी, उसकी आत्मा रुद्रा को थैंक यू कहती है कि उसने उस एमएलए को मारकर उन्हें इंसाफ दिलाया। और इस तरह से वो सभी लोग मुक्त हो जाते हैं। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये हॉरर मिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।